हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 9 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। बोलो, मिस्टर शाह की मर्डर क्यों और किसके कहने पर किए हो? हत्यारे बोले, हमें ऑर्डर मिला था सर। हम शूटर हैं, हमारा निशाना कभी चुकता नहीं है। हमें बस पैसों से ही मतलब रहता है। किसे मारना है, क्यों मारना है, यह हम नहीं पूछते हैं। बस हम पैसों के लिए ही काम करते हैं। राजवीर ने पूछा, तो किसके ऑर्डर पर काम किए थे? हत्यारे बोले, नहीं जानते सर, हमें एक प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया था और जिसे शूट करना था उसकी फ़ोटो। वह कौन था, क्या था, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने काम किया और उसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिले। राजवीर ने पूछा, और वह सबूत जो मिस्टर शाह के पास थे, वह कहाँ है? हत्यारे बोले, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मिस्टर शाह के पास एक ब्रीफकेस था। हमें वह ब्रीफकेस बिना खोले और देखे उनसे लेकर उस एड्रेस पर रखना था जो हमें एड्रेस दिया गया था। बस वहीं तक हमारा काम था। राजवीर ने कहा, तुम सब अब वही करोगे जैसा मैं कहता हूँ। खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करो और उन्हें बयान दो कि चोरी और लूटपाट के इरादे से तुमने मिस्टर शाह की हत्या की थी। और हाँ, वही कहना जैसा मैंने अभी अभी कहा है। बयान बदलने की कोशिश भी मत करना, वरना जानते ही हो थाने के अंदर घुसकर मारूंगा और इस बार जान से मार दूंगा। करण ने राजवीर से पूछा, या राजवीर, यह नया दुश्मन कौन है? और यदि सबूत उसके पास है तो वो अब तक चुप क्यों है? मेरे ख्याल से बड़ी माँ को इस बारे में बताना चाहिए। राजवीर ने कहा, नहीं यार, अभी उनसे कुछ भी बताने का सही समय नहीं है। घर में पार्टी का माहौल है, नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने की खुशी में। ऐसे में यह खबर उन्हें परेशान कर देगी। चिंता तो मुझे इस बात की है कि दुश्मन है कौन, नया है या कोई पुराना। एक काम करो, वह प्राइवेट नंबर जिससे मुझे मैसेज आया था और जिसने शूटर को फ़ोन किया था, दोनों नंबर का पता करो। वैदेही, कमला जी बोली, मामी कुछ काम था क्या? वैदेही ने पूछा, हाँ बेटा, बहुत समय हो गया, हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं गुजारे हैं। तुम्हारे मामा जी हॉस्पिटल गए हुए थे, सोचा आज हम दोनों बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। कमला जी बोली। वैदेही भी चहकते हुए बोली, फिर चाय पर बात हो जाए मामी, अभी बना कर लाती हूँ। उसे ऐसे खुश होते देख कमला जी की आंखें नम हो गई थी। वह तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। वैदेही जल्दी से 2 कप चाय बनाकर लेकर आई। यह लो गर्मा गर्म चाय मामी, और दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। कमला जी को थोड़ा संकोच हो रहा था उससे पूछने में। पहले तो वह उससे इधर उधर की बातें करने लगी, फिर बोली, वैदेही बेटा, हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारी खुद की एक बेटी हो, लेकिन शादी के कई सालों तक हमारी कोई संतान ही नहीं हुई थी। हम तो बहुत निराश हो गए थे, लेकिन जब तुम्हारे मामा जी पहली बार तुम्हें घर लेकर आए थे और तुम मुझे देखते ही मेरे गोद में आ गई थी, बिल्कुल मैं तुम्हें अजनबी नहीं लगी थी। और सच वैदेही, तुम्हें गले लगाते ही मेरे मन को बहुत सुकून मिला था। भले तुम मुझे मामी कहती हो, लेकिन हमारे बीच में माँ बेटी का रिश्ता है। तेरे शुभ कदम पड़ते ही इस घर में मुझे कुछ सालों बाद ही मुन्ना हो गया। हमारे लिए तू ही हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। वैदेही ने पूछा, आपको मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है मामी। मैंने कभी भी आपके सिवा किसी और को माँ के रूप में देखा ही नहीं है। लेकिन आज आपको हो क्या गया है? आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि बेटा, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो कि मैं तुझे समझूंगी। आज दीदी यानी कि तुम्हारी माँ होती तो तू उनसे हर बात, अपना गम, अपना दुख सब शेयर करती। कहते कहते कमला जी की आंखों से 2 आंसू के बूंदे टपक गए। वैदेही उन्हें अपने गले से लगा लेती है और वो भी रोने लगती है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है मामी? आप ही मेरी माँ है, मैं बस इतना ही जानती हूँ। तो फिर बता ना बेटा, क्या बात हो गई जो तुझे परेशान कर रही है, जिससे तेरे चेहरे की चमक, खुशी, मुस्कान सब मिट गई है? मैं समझूंगी तुझे बिना तुझे जज किए हुए। बेटा बताओ ना। वैदेही अब खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह बोली, कैसे कहूँ मामी, जिसे आप और मामा गुंडा, बदमाश, ना जाने क्या क्या समझते हैं, उसी गुंडे बदमाश राजवीर सिंघानिया से मुझे प्यार हो गया है।
बेपनाह मोहब्बत हो गई है। यह सुन कमला जी हक्का बक्का रह गई थी। उनका दिमाग तक खिल गया था, लेकिन वह शांत रही और वो वैदेही को सुनना चाह रही थी। मुझे नहीं मालूम कि वह अच्छा है या बुरा मामी, लेकिन मैं खुद को उसके पास सेफ महसूस करती हूँ। जब तक वहां थी उसने कभी मुझे ना गंदी नजर से देखा, ना ही मुझे छुआ, बल्कि हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता रहा। कब मुझे उससे प्यार हो गया मुझे भी नहीं मालूम हुआ। मैं इस दर्द के साथ नहीं जी पा रही हूँ मामी, बहुत दर्द होता है मुझे राजवीर और उस वंदना को साथ में देखकर। कमला जी उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसे शांत करती है। वह समझती थी वैदेही की इस उम्र की पड़ाव को, जहाँ प्यार करना कोई आम नहीं था। दूसरी ओर वंदना पूरे घर में राजवीर को ढूंढती है, उसे कॉल भी करती है, लेकिन वह उसका कॉल नहीं उठाता है। क्या बात है? मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारी निगाहें किसी और को ढूंढ रही है, और शायद वह मेरा बेटा राजवीर तो नहीं। नीलिमा जी ऐसे उसे राजवीर के प्रति बेचैन होते देखकर पूछी। यह सुन वंदना शर्मा जाती है। वह बोली, वह आंटी, आज मुझे वो दिखाई नहीं दिया, इसलिए ढूंढ रही थी। हमने जो साथ में नए प्रोजेक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसी के बारे में डिस्कशन करना था, बस और कुछ नहीं। बाप रे, मैंने तो इतना पूछा ही नहीं। खैर, वह एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया है, शाम तक लौट आएगा। तभी वंदना के फोन पर आनंद सरताज यानी उसके पापा का कॉल आता है। वह बोली, आंटी डैड का फोन आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नीलिमा जी बोली, बेटा तुम अभी अपने पापा से हमारे बारे में कुछ बताना नहीं। तुम तो जानती हो कि राजवीर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जानती हूँ आंटी, आप बेफिक्र रहिए। वह बात करने के लिए चली जाती है। वह फोन पर, हेलो डैड, सॉरी मैंने आपको बिना खबर किए ही इंडिया आ गई। आप तो जानते ही थे कि मुझे इंडिया में अपना न्यू ब्यूटी मल्टी प्रोडक्ट लॉन्च करना था। अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल गया तो आ गई। आनंद सरताज बोला, मैं तो अपनी बेटी का तबीयत जानने के लिए कॉल किया था। आप तो जानते ही हो बेटे, मुझे अपने बच्चों की लाइफ में दखल देने की आदत नहीं है। भरोसा है मुझे अपने बच्चों पर। बस एक बाप को अपनी बेटी की सेहत की फिक्र हो रही थी तो याद कर लिया। वंदना बोली, ओ डैड, यू आर अमेजिंग। और मॉम और भाई कैसे हैं? इधर नीलिमा जी दूर खड़ी वंदना को फोन पर बात करते देख रही थी। तभी निर्मला देवी नीलिमा जी से पूछी, ऐसे आप उस वंदना को क्यों देख रही हैं? क्या सोच रही हैं? क्या चल रहा है दिमाग में जेठानी जी? खैर जो भी है, पहले यह बताइए कि यह लड़की है कौन? नीलिमा जी बोली, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारी बिजनेस पार्टनर है। यूएसए में मुलाकात हुई थी हमारी, वहीं हमारी पहचान हो गई थी। इसके बिजनेस के नए नए आइडिया देखकर मैं इससे काफ़ी इंस्पायर्ड हो गई थी। ब्यूटी विद ब्रेन है ये लड़की। निर्मला देवी बोली, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपने बिना किसी फायदे का कोई काम नहीं करती हैं और ऐसे किसी लड़की को अपने घर में आने का परमिशन नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, राजवीर की जिंदगी में कोई लड़की आपकी मर्जी के बिना आए, यह तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं देख रही हूँ वंदना में आपको काफ़ी इंटरेस्ट है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, मुझे भी यह लड़की पसंद है, राजवीर के लिए परफेक्ट है। नीलिमा जी बोली, बिल्कुल सही कह रही हो, इंदर तक पहुँचने का यह जरिया है। यह सुन निर्मला देवी चौंक गई। वह पूछी, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। नीलिमा जी बोली, यह आनंद सरताज की इकलौती बेटी है। आनंद सरताज तो तुम्हें याद है ना? इसीलिए अब तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। हमारे पास यह आखिरी मौका है। निर्मला देवी बोली, इंदर को ढूंढने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। शांत हो जा वैदेही, तूने कुछ गलत नहीं किया है। अपनी मामी की बात सुन वह थोड़ी शांत हो रही थी। प्यार करना कोई गलत काम नहीं है। राजवीर सिंघानिया हो या कोई और हो, है तो इंसान ही ना, उनसे भी प्यार हो सकता है। सच में आपको जानकर बुरा नहीं लगा मामी? मुझे लगा था कि आप बहुत नाराज होंगी। वैदेही ने पूछा। नहीं बेटा, यदि तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं कहती तब मुझे जरूर बुरा लगता। लेकिन एक बात जरूर पूछूंगी, क्या राजवीर सिंघानिया भी तुमसे बहुत प्यार करता है? कमला जी चिंता जाहिर करते हुए पूछी। वह बोली, यह तो नहीं मालूम है मामी, लेकिन मेरा मन कहता है कि वो भी मुझे प्यार करता है। लेकिन आंखें जो देख रही है
उसे भी गलत नहीं कह सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा मामी कि किसकी सुनूं या मानूं, अपनी दिल की या आंखों की। राजवीर की बेटा, कमला जी बोली। मैं कुछ समझी नहीं, वैदेही हैरानी से पूछी। यही कि जाओ जाकर पूछो उससे। इस तरह असमंजस में रहकर खुद को ही तकलीफ दोगी और कुछ नहीं। बेटा, प्यार में एक तरफा प्यार बहुत तकलीफ देता है और उससे ज्यादा अपने प्यार का सही वक्त पर इजहार न करना। पूछो राजवीर से और जो भी उसका जवाब होगा तुम उससे स्वीकार करना। जाओ उसके घर, उससे अपना जवाब लेकर आओ। प्यार और इजहार में देरी नहीं करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी मामी की बातों से वैदेही को हिम्मत मिली और उसने राजवीर से मिलने का फैसला किया। राजवीर के घर में आज पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सुबह से ही सब बिजी थे। वंदना भी आज की पार्टी के लिए अपनी खास ड्रेस लेकर आई थी। वह खुद से बोली, आज शाम बहुत ही खास है। आज मैं अपने प्यार का इजहार करूंगी राजवीर से, इसलिए आज मुझे बहुत ही स्पेशल दिखना है, जिससे कि वो मुझे देखकर ही अपना होश खो बैठे। शाम का समय था। शहर की बड़ी बड़ी हस्ती, नेता, अफसर राजवीर के खास मेहमान थे। नीलिमा जी और घर के सभी सदस्य उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन सबकी नजरें राजवीर और वंदना को ही ढूंढ रही थी और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दोनों साथ में पार्टी में शामिल हुए। गेट के पास वैदेही अंदर जाने के लिए गार्ड से बहस कर रही थी। तभी सेरा की नजर उस पर पड़ी और उसे अंदर आने के लिए कहा और पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्यों आई हैं मैम? वह बोली, मुझे राजवीर से बात करनी है, बहुत जरूरी है। इंतजार नहीं कर सकती थी और मेरी मोबाइल भी यहीं रह गई थी। प्लीज एक बार राजवीर से मेरी बात करवा दीजिए तो मैं चली जाऊंगी, सेरा ने कहा। लेकिन मैम, अंदर तो अभी पार्टी चल रही है, अंदर राजवीर सर व्यस्त होंगे, ऐसे में उनसे आपका मिलना इम्पॉसिबल है। आप कल तक वेट कर लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद राजवीर सर से आपसे मिलवाऊंगा, वैदेही ने कहा। तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे अभी मिलना है। उनकी बातें चल ही रही थी कि सपना ने वैदेही को देखा तो वह पूछी, तुम यहाँ क्या कर रही हो वैदेही? वैदेही ने कहा, सपना, मुझे राजवीर से बात करनी है, मैं बात करके चली जाऊंगी। प्लीज एक बार मुझे राजवीर से बात कर लेने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, प्लीज, सपना ने कहा। वह तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम यहाँ तक आई हो तो मैं जरूर चाहूंगी कि तुम पार्टी के अंदर भी चलो। सपना उसे अपने साथ ले जाती है। वहाँ वैदेही को देख नीलिमा जी गुस्से से सपना से पूछती है, यह लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर से दूर रहो। तभी सेरा ने कहा, मैम, इनकी मोबाइल छूट गई थी, वहीं लेने आई है, तो इन्हें इनकी मोबाइल दो और इनको रफा दफा करो। नीलिमा जी सेरा को ऑर्डर देते हुए बोली। वैदेही अपना इंसल्ट से बहुत हर्ट हो रही थी, लेकिन आज उसे सब कुछ मंजूर था क्योंकि उसे अपने प्यार पर बहुत भरोसा था। तभी सपना ने कहा, भरीमा, यह हमारी मेहमान है और आप ही कहती है ना कि घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। नीलिमा जी बोली, ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, इससे भी पता चले कि हमारे घर की पार्टियां कैसी होती है। वैदेही की भी नजरें अब राजवीर को ढूंढने में लग गई थी। वह बेताब थी आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तभी वंदना माइक पर अनाउंसमेंट करती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारी आज की पार्टी में। हम बहुत खुश हैं कि आप सभी हमारे पार्टी में शरीक हुए। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाली हूँ, जिसका इंतजार आप सभी को भी है। वह राजवीर के पास जाकर घुटने के बल बैठकर पूछती है, विल यू मैरी मी मिस्टर राजवीर सिंघानिया? मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने प्यार के काबिल समझते हैं? उसके अचानक इस तरह के प्रपोज से राजवीर स्तब्ध हो गया था, लेकिन सभी के चेहरे पर स्माइल थी। सभी राजवीर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सभी की धड़कनें तेज हो गई थी और यह सीन देखकर वैदेही की भी धड़कनें बेचैन हो गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह मन में बोली, नहीं राजवीर, कह दो कि तुम वंदना से प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरा दिल जानता है यू लव मी। प्लीज बता दो वंदना को कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राजवीर ने कहा, यस,
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ वंदना। यह सुन सभी लोगों की तालियों से हॉल गूंज उठा था, लेकिन वैदेही को लगा कि जैसे उसके कानों ने कुछ सुना ही ना हो। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं था। वंदना राजवीर के गले से लग जाती है। तभी राजवीर की नजरें सामने वैदेही पर पड़ती है, जिसे देख वो चौंक गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वह अपनी नजरें झुका लेती है। उसके कदम पीछे होने लगे थे। तभी सेरा ने कहा, मैम आपका मोबाइल। उसने अपने आंसू को कंट्रोल किया और अपनी मोबाइल लेकर तेज कदमों से डोर से बाहर निकल आई। वैदेही को ऐसे जाते हुए देख राजवीर उसके पीछे चला गया। वैदेही को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था कि राजवीर ने वंदना को हाँ बोला है। वह हैरान थी, परेशान थी, दौड़ते हुए रास्ते पर जा रही थी। वह बहुत दूर निकल जाना चाहती थी इन शोरगुल से। वह एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी थी। बार बार खुद से सवाल कर रही थी कि कैसे वह राजवीर सिंघानिया से प्यार कर सकती है। राजवीर भी वैदेही के पीछे दौड़ता हुआ आ गया। वैदेही को ऐसे रोते हुए देख राजवीर भी अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन वह यह जाहिर नहीं कर सकता था। उसने कहा, वैदेही। आवाज सुन वैदेही अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसने उसकी तरफ पलटा नहीं। राजवीर ने कहा, सॉरी वैदेही, मैं जानता हूँ कि तुम आज बहुत हट हुई हो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया है। मैं तुमसे कैसे कहूँ वैदेही कि मैंने जो भी किया। राजवीर की पूरी बात सुने बिना वैदेही ने कहा, कुछ भी मत कहो राजवीर, क्योंकि तुम जो भी कहोगे मैं उस पर यकीन नहीं कर पाऊंगी। तुमने वही किया जो मिस्टर राजवीर सिंघानिया कर सकता था, मेरे इमोशंस के साथ खेलना। मेरे प्यार को तुमने रुस्वा कर दिया। वह उसकी तरफ पलट कर बोली, तुम जैसे बड़े लोग सिर्फ दूसरे के दिल के साथ खेलते हो और जब उनका मन भर जाए तो वैसे ही अनजान बनकर सॉरी बोल देते हो। कितना आसान होता है ना तुम लोगों के लिए दूसरे के इमोशंस के साथ खेलना। गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारी हमदर्दी को प्यार समझ लिया। भूल गई थी कि तुम तो किसी अपने मतलब के लिए, अपने किसी मकसद के लिए मुझे अपने घर में रखे थे, और जैसे वो मकसद बेमतलब के हो गए तो तुमने मुझे वहां से निकाल दिया। बस तुमसे एक सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जुबान से सुनना है। मुझे अपने दिल को यकीन दिलाना है कि मेरी आंखों ने अभी कुछ देर पहले जो देखा वह सच है। क्या तुम्हारा दिल कभी मेरे लिए नहीं धड़का? क्या तुमने एक पल के लिए भी, एक सेकेंड के लिए मुझे प्यार नहीं किया? बोलो राजवीर। वैदेही की गहरी आंखों में अपने लिए विश्वास और उम्मीद देखकर राजवीर अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो वैदेही के विश्वास को तोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इसलिए उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपने लफ्ज को कठोर करते हुए कहा, नहीं, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, ना एक पल के लिए, ना एक सेकेंड के लिए। तुम मिडिल क्लास लड़कियों की यही प्रॉब्लम्स है। हम जैसे लड़के थोड़े तुम्हारी केयर क्या कर देते हैं, तुम उन्हें प्यार समझ जाती हो। क्या औकात है तुम्हारी मुझसे प्यार करने की? कौन हो तुम? वह वंदना के आगे तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। सुन ये वैदेही जोर जोर से हंसने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद पर हंस रही है या राजवीर की बातें सुनकर। हंसते हंसते वह अचानक ही शांत होकर गंभीर हो गई। वह राजवीर की आंखों में देखते हुए बोली, अब मुझे यकीन हो गया है मिस्टर राजवीर सिंघानिया। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर न्यू जर्नी। जा रही हूँ मैं तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी सभी से दूर। दुआ करती हूँ कि कभी हमारे रास्ते न टकराए, और कभी टकरा गए तो तुम मेरे लिए अजनबी ही रहोगे। मैं तुमसे बहुत ही नफरत करूंगी राजवीर। आई हेट यू। बोलते बोलते वैदेही की गला रूंध गई थी। राजवीर की भी आंखें नम हो गई थी। उसके भी गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वैदेही की आंखों में अपने लिए नफरत देख उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन वह मजबूर था। वो क्या कहता, वैदेही को कैसे समझाता? वैदेही उल्टे कदमों से अपने घर की तरफ निकल आई थी और अब तक राजवीर उसे जाते हुए देख रहा था। वह चाह रहा था कि वह उसे रोक ले, उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन मजबूरी ने उसे बांध रखा था। वह खुद से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वैदेही, शायद तुमसे भी ज़्यादा।
मैं वादा करता हूँ कि मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता ही रहूँगा। दोनों के रास्ते अब अलग हो गए थे हमेशा के लिए। क्या अब यह कहानी मोड़ लेगी? किस रास्ते जाएगी वैदेही और राजवीर की लव स्टोरी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।